नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहलगाम की घटना जो 22 अप्रैल को हुई, 26 निर्दोष लोग उनका धर्म पूछकर मार दिए गए। उसके बाद से देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे देश का सिस्टम किस तरह से अंदर से सड़ चुका है, किस तरह से ये पूरा सिस्टम सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी हो चुका है, किस तरह से यहाँ के नेता धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी तहजीब, इन सब के नाम पर हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक फैसला लिया 22 अप्रैल के बाद कि जितने पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए हैं वीज़ा पर, उन सब का वीज़ा कैंसिल किया जाता है, किसी भी कारण से आए, और उनको वापस पाकिस्तान जो है डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसका भी पता लगाया जा रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारत आए वैलिड वीज़ा पर और उसके बाद लापता हो गए, वापस नहीं गए। हज़ारों में संख्या निकल रही है और मेरा मानना है कि ये संख्या अगर कायदे से इसकी जांच हुई तो लाखों में निकलेगी। वैलिड वीज़ा पर आए और फिर यहीं पर जो है बस गए, शादी कर ली, बच्चे हो गए, सारे पहचान पत्र बन गए, यहाँ के वोटर बन गए। उनमें से कई दावा भी कर रहे हैं कि हम तो वोट दे रहे हैं, हमने पिछले चुनाव में भी वोट दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस समाज में हो क्या रहा था। लेकिन बात एक नई ताज़ा जो घटना है उस पर करते हैं। पहले फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, और महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री। इस घटना के बाद उनकी सहानुभूति किसके साथ है, आपके लिए अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं। उनकी सहानुभूति पाकिस्तानियों के साथ है। वो पाकिस्तानी नागरिक जिनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है, या जो पाकिस्तानी नागरिक बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के यहाँ पर रह रहे थे, उनको सरकार भेज रही है तो कह रहे हैं ये मानवीयता के खिलाफ है और मानवीय दृष्टि से सोचना चाहिए, उनको वापस नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? किसी दुश्मन देश के नागरिक को अपने देश में क्यों रखा जाना चाहिए? इसका जवाब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कभी नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों लोगों ने और मतलब इनके परिवारों ने ऐसे ही लोगों का समर्थन किया है, ऐसे ही आतंकवादियों का समर्थन किया है। 22 अप्रैल की घटना में स्थानीय लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट था और कौन कौन थे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इन दोनों नेताओं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुँह से आपने ये नहीं सुना होगा। उस एक घोड़े वाले की बात उन्होंने बाहर भी की और विधानसभा में भी की। जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में मारा गया, ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वो गया था आतंकवादियों से बात करने की, क्यों मार रहे हैं, और उन्होंने मार दिया, तो गिनाने के लिए कि उनमें एक जो है मुसलमान भी मारा गया था। इस पूरे नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए कि लोगों का धर्म पूछा गया पहले और उसके बाद उनकी हत्या की गई। जो हिंदू नहीं थे, यानी जो मुसलमान थे वहाँ, उनको नहीं मारा गया। जो ये बात कर रहे हैं कि बाद में घोड़े पर और पीठ पर लाद कर जो है सैलानियों को लेकर गए, ये सब निश्चिंत थे। ये लोग, इनको मालूम था कि हम मुसलमान हैं, हमको मारा नहीं जाएगा। इनको मालूम था कि आतंकवादी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर जो छोटे दुकानदार थे, जो खोमचा रेडी जो भी लगा रखा हो, वो सब इन्फॉर्मर थे आतंकवादियों को। सब मतलब 100% तो नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें से या तो इन्फॉर्मर थे, और सब की बात करें तो वो सबकी सिंपैथी आतंकवादियों के साथ थी। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने पिछले बाकी 47 से के बाद की बात छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ 2019 से 2025 के बीच में लगभग 6 साल में हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया है। ये इस गलतफहमी में कि विकास से जिहाद से लड़ा जा सकता है। 22 अप्रैल की घटना ने फिर से साबित किया है कि जिहाद का विकास से कोई सरोकार नहीं है, जबकि सरकार खुद ही देख चुकी है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास से नक्सलियों को नहीं रोका जा सका।
रोका जा सका तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ही। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जो है सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। एक और मामला आया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। अब मुझे उस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि उसने कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए जिससे साबित होता है कि वो भारतीय नागरिक है। सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं, पुलिस कह रही है ये पाकिस्तानी है। अब कोर्ट ने किस पर भरोसा किया? जिसको सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कह रही है कि ये पाकिस्तानी है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, पहले तो अदालत तय कर ले। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला है। अभी सरकार की ओर से इस पर और अपना पक्ष पेश किया जाना बाकी है, तो इसको अंतिम फैसला नहीं मान सकते। लेकिन उसके डिपोर्टेशन पर तो रोक लगी गई है फिलहाल। कि कागज़ तो बन जाते हैं। आपको लाखों करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या, उन सब के पास कागज़ है। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है। तो क्या उन सबको भारत का नागरिक मान लिया जाए? अब 2-3 और घटनाएं हुई हैं। एक घटना ये हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर दी, अपना जो इमिग्रेशन ऑफिस है बंद कर दिया है। भारत जिनको भेज रहा है उनको लेने से मना कर दिया है। लंबी लाइन लगी हुई है सीमा पर। तो जो देश अपने सैनिकों का शव लेने से मना कर दे, वो जिंदा नागरिकों को लेने से मना कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है? और किसको पता है इनमें से कितने लोग जो है वो स्लीपर सेल नहीं हैं, जो रहते यहाँ थे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए काम नहीं करते थे। इनके साथ किसी तरह की रहम की ज़रूरत नहीं है। इस बीच में एक अच्छी खबर भी आई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनके सामने एक याचिका दायर की गई थी कि पहलगाम की घटना पर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बिठाई जाए। बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई याचिकाकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं है, कैसे जांच करेंगे? और कहा कि इस समय देश में जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें लोग एक साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए हम कोई काम नहीं करना चाहते। और याचिकाकर्ता से कहा गया कि इसे आप वापस लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की खबर आना मेरे लिए ये शुभ संकेत है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं उस पर कोई निश्चयात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उस मामले का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सिंपैथी किसकी कहाँ है, इससे पता चलता है। 2 नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस राज्य के, और फारूक अब्दुल्ला तो कई बार रह चुके हैं और ख़ानदानी रूप से मुख्यमंत्री हैं वो। उनके पिता भी रहे शेख अब्दुल्ला, वो रहे, अब उनका बेटा है। तो ये तो उनकी ख़ानदानी रियासत है। और यही फारूक अब्दुल्ला हैं जो समय समय पर बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान से क्यों और क्या बात करनी चाहिए? पाकिस्तान से सिर्फ जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उन्होंने जो बात कही कि एक ही मुद्दा है पाकिस्तान से बात करने का, कि जो चुरा कर ले गए हो कश्मीर का हिस्सा उसको वापस करो। उसके अलावा कोई बातचीत का कोई आधार नहीं है, कोई और मुद्दा नहीं है। लेकिन ये सीधी सी बात फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को समझ में नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों, इन लोगों की सहानुभूति अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ है। ये जब बुरी तरह से घिर जाते हैं, सवार होने लगते हैं, तब ये अलतकैया का सहारा लेते हैं। तब ये राष्ट्र प्रेम की बात करने लगेंगे, तब देश की एकता अखंडता की बात करने लगेंगे। और नहीं तो यही लोग हैं जो कह रहे थे कि अगर अनुच्छेद 370-35A को हाथ भी लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। यही लोग जब हो गया तो सरकार की तारीफ भी करने लगे। तो इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो हज़ारों लाखों की संख्या में पाकिस्तानी आकर बस गए हैं, जिनके पड़ोस में बसे हैं, जिनके मोहल्ले में बसे हैं, उन लोगों को तो पता है, स्थानीय पुलिस को तो पता है। तो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालकर
अपना हित देखने वालों की संख्या कितनी बड़ी है ये देखिए। इससे समझिए, जो लोग हैं जिस भी मोहल्ले में, जिस भी इलाके में, गांव में, ऐसा संभव ही नहीं है कि उस इलाके की पुलिस को पता ना हो, लेकिन कभी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। दिल्ली में ही 5,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, आईबी ने सूची दी है। दिल्ली पुलिस अभी तक क्या कर रही थी? अगर 3, 4, 5 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर 5,000 लोगों की, ऐसे लोगों की, पाकिस्तानियों की पहचान हो सकती है, तो वो बरसों से कैसे रह रहे थे? एक महिला तो कह रही थी हम 40 साल से रह रहे हैं। एक सज्जन है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में एक महिला से जो है इंटरनेट पर जो है ऑनलाइन निकाह कर लिया। अब आप देखिए किस तरह से कानून का, देश की सुरक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे इन लोगों से ज़्यादा शिकायत नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं। ये तो इनका उद्देश्य है, ये तो करना ही चाहते हैं। ये दुश्मन है हमारे, तो दुश्मन से आप किसी तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो इनका साथ दे रहे हैं, ऐसे दुश्मनों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इन आस्तीन के सांपों की पहचान करना और इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक सरकार किसी की रहे, सिस्टम इन्हीं का रहेगा। द कश्मीर फाइल्स में इसी सिस्टम का जिक्र किया गया था। जितनी बड़ी संख्या में पिछले 5, 5.5 साल में जम्मू कश्मीर से पुलिस और प्रशासन से निकाला गया है लोगों को, आतंकवादियों के समर्थक थे। मैं कह रहा हूं उनको सिर्फ नौकरी से क्यों निकाला गया? उनको गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देशद्रोह की सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। जब तक इस तरह का कानून नहीं बनेगा, जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये आगे चलकर बढ़ने ही वाला है। ये बीमारी और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब समाज का एक वर्ग राष्ट्रहित पर व्यक्तिगत हित को वरीयता देता है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो इन सभी लोगों की पहचान ज़रूरी है कि ये आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों के मददगार कौन लोग हैं, क्यों कर रहे थे। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून का असर तब तक नहीं होता जब तक जो अपराध कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके मन में कानून का डर ना हो। हमारे देश में समस्या यही है कि ऐसे अपराधियों और ऐसा काम करने वालों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उनको मालूम है या तो जान पहचान या पहुंच के आधार पर या पैसा देकर अपना काम करा लेंगे। तो अगर आप पैसा देकर देश के विरोध में काम करा लेंगे, ये अगर आपका आत्मविश्वास है, तो आप समझिए आप कितने बड़े खतरे में हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में अगर ऐसे संदिग्ध लोग हैं तो उनकी शिकायत कीजिए, पुलिस को बताइए। पुलिस स्थानीय न सुने तो ऊपर बताइए, कोई न सुने तो कम से कम सोशल मीडिया पर ये जानकारी दीजिए। बात हमारी आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की नहीं है, बात देश की सुरक्षा की है और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस तरह के मामलों में कानून में बदलाव करे और कड़ी सज़ा का प्रावधान करे, क्योंकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। जो इसको खतरे में डालता है उसके साथ कोई सहानुभूति, कोई रहम, कुछ नहीं होना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, ये समाज के दुश्मन हैं, ये लोगों के जान के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप सहानुभूति करेंगे, और मैं बार बार चाणक्य का वो नीति वाक्य दोहराता हूँ कि दोस्त को 2 मौके देने चाहिए, दुश्मन को 1 मौका देना चाहिए और गद्दार को कभी मौका नहीं देना चाहिए। तो ये देश के गद्दार हैं। इन गद्दारों को मौका देंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। तो ये समय जागने का, जागृति का है, जगाने का है लोगों को, ये समझाने का कि देश अगर बचेगा तभी आप बचेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।